All right, hi everyone, good morning. Can you guys hear me? Can you see the screen? Yeah, hi Harsh, hi Jyot, good morning Divya, good morning Purva. Alright, अभी आई थिंक बच्चे ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं. पिछला क्लास क्या लेट खत्म हुआ था? अच्छा, आई थिंक बीच में आप बच्चे ब्रेकफास्ट नहाना धोना, वो तो बेचारा सुबह सुबह मॉर्निंग बिजनेस भी नहीं कर पाया होगा, वो अभी जाता है बीच में ब्रेक में. सो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद इन 30 minutes. 80 स्टूडेंट्स ही थे. आई थिंक पिछली क्लास में तो ज्यादा थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. राइट, आई होप द मैसेज वाज क्लियर टू एवरीवन टुडे दैट डाउट लेक्चर नहीं है, इट इज अ रेगुलर लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू हैव. हाँ नहीं चित्राज ठीक है, अभी रुक जाओ. आई एम श्योर दैट जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे पिछली क्लास में, आपने वो क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे एंड उनमें से कुछ डाउट्स होंगे. इनफैक्ट जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं क्विकली जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन चल रहा था, उसका सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन चल रहा था. इसका ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया था. आई थिंक आई डिड नॉट गेट अ चांस टू डिस्कस दिस लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो इन द मीन टाइम बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये वाला क्वेश्चन कर लो. ठीक है, आई थिंक इट इज फेयरली इजी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. द डेटा इज नॉट दैट बैड. हाँ, थर्ड पार्ट में ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक समथिंग अबाउट यूनिट्स, क्या रहेगा और कैसे रहेगा. तो थर्ड पार्ट का डिस्कशन मैं करता हूँ. आप एक बार अपनी तरफ से अटेम्प्ट ले लो. हाँ, करेक्ट कुश. सो
सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन यूज करी हम लोगों ने, एंड टू वर्क विद सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस कैसा रहेगा, हम लोग ईवी की यूनिट्स में काम कर रहे हैं, राइट? पूछा भी वही, एनर्जी ऑफ फोटोन इन द यूनिट्स ऑफ ईवी. So you write this down as 12400 upon lambda in angstrom, और वो 2.48 eV आ जाता है. वर्क फंक्शन 2.2 eV है, तो इससे आपका काइनेटिक एनर्जी A max of the ejected electron comes out to be 0.28 eV. Right? हाँ, राइट हर्ष, राइट गर्मा, राइट ध्रुव, आप लोगों ने सही आंसर निकाला है. अब कैच आता है थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन में, हाउ डू आई कम अप विद द वेलोसिटी. सो गड़बड़ हो जाएगी इफ यू स्ट्रेट अवे जस्ट इक्वेट half mv square to 0.28. ये गड़बड़ क्यों हो जाएगी? by if you just equate half mv square directly to 0.28, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर you would want to work in SI units. Why? Because you know the mass of electron in kg. You would want to determine the speed in meter per second. And right hand side पर फिर आप SI units नहीं use करो तो गड़बड़ होएगी सही. You have to maintain a consistency that दोनों तरफ SI units में आप work करो. So right hand side पे get the answer from EV in joules, and then you will be able to get the correct value of V. समझ में आया? Sir, can you please scroll up? Down की scroll up. मैं zoom कर देता हूँ, मैं zoom out कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा, पूरा दिख जाएगा एक साथ. ठीक है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट समझ में आया इस क्वेश्चन में? Yes, sir. ठीक है, यूनिट्स का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, यू विल कम अक्रॉस अ लॉट मेनी क्वेश्चंस जहां पे सॉल्विंग इन प्रॉपर यूनिट्स विल गेट यू द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो not just in this chapter, many other chapter in future you will find this to be a continuous learning process working with proper units. ठीक है, इनफैक्ट फिजिक्स में तो एक चैप्टर भी आएगा आपका कॉल्ड एज यूनिट्स एंड डायमेंशंस. वो चैप्टर भी इस चीज की इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश करेगा, एंड प्रैक्टिस थ्रू आउट द 2 year लॉन्ग जर्नी होती रहेगी आपकी. नाउ लेट्स कम टू टुडेज डिस्कशन. ठीक है, पिछली क्लास में और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ठीक है, सो आज की क्लास में भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही डिस्कशन करेंगे, बट इन अ मोर डिटेल्ड मैनर. ठीक है, वी वुड बी answering, or we would be doing a lot of analysis over the photoelectric effect in a non-numerical manner. ठीक है, कैसे होगा वो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा. However, just a quick addition to the learning of electron volt, which we started in the last class. Do you remember electron volt was a unit of energy, and मैंने आपको उसका interconversion with joules इतना पार्ट बताया था. ठीक है, and then I started using this in questions. I started using it in questions and helped you see how it helped in simplifying our calculations. But अब मैं थोड़ा सा और elaborate करूंगा इस पार्ट को. I'll go in a little bit more detail. Now, when you look at the value of how EV and joule is related, do you get some hint as to where you have seen this value before? Charge of an electron. Right. Is the fundamental charge.
1.6 into 10 की power minus 19 coulombs, and we had said that it is a charge of the electron and it exists, that the overall charge exists as a multiple of this only, है ना? तो ये जो EV का डेफिनेशन है, ये जो रिजल्ट आता है उसका इलेक्ट्रॉन से ही एक रिलेशनशिप है. कैसा आप नोटिस करना. The definition of electron volt goes in this way, that one EV is the kinetic energy gained by an electron when accelerated from rest through a potential difference of 1 volt. ठीक है, खूब सारा इंग्लिश हो गया. उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है. ठीक है, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है and it's a charged particle. ठीक है, if I apply potential difference across it, ठीक है, let's say मैं एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रख रहा हूँ और एक तरफ नेगेटिव प्लेट रख रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज प्लेट, है ना, and as a consequence it will start moving towards the opposite charge plate and acquire certain kinetic energy. जो kinetic energy वो acquire करेगा उसको हम लोग define कर रहे हैं 1 electron volt, 1 eV. Definition समझ में आया? Yes, sir. अब notice करना ये जो calculation आया 1 EV is equal to 1.6 into 10 की power minus 19 जूल, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बोलूंगा. सो नोटिस करना, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्टेटमेंट, अ रिजल्ट जिसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं. ये आप क्लास 12th में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जब पढ़ोगे तब डेरिवेशन आएगा. बट अभी आई वुड वांट टू use the formula, use the result. So what is the statement and what is the formula? यहाँ पे notice करना, if a charged particle, क्योंकि मैं इसको Q से represent कर रहा हूँ, is accelerated or deaccelerated by an external field or external potential difference, then the change in kinetic energy is equal to the electrical work done. ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है. आपको लिखना नहीं आता है, बट मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ. आपने ये चीज तो पढ़ी हुई है ना इन जूनियर क्लासेस, दैट change in kinetic energy can be written as work done by an external force. ये पढ़ा हुआ है, change in kinetic energy Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. is equal to the work done by an external force. अब जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, that was a force which you had studied before, like it was a simple force as described by Newton's laws of motion, है ना. मैकेनिकल फोर्स कहना चाहिए मुझे उसको, लाइक एक ऑब्जेक्ट है और आप उस पे मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, उसको मूव करा रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, and the amount of kinetic energy increase should be equal to the work done by that force, right? So that's a general understanding, and वो general understanding को आपने, I am assuming, gravitation force पे भी use करके apply करा होगा. You remember?
ग्रेविटेशनल फोर्स Yes, sir. वर्क डन यूज करते हुए आपने करा होगा। नहीं भी करा है तो ठीक है, आपसे करवाएंगे बाद में, डेफिनेटली होगा ही सही। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है दैट कैन ऑल्सो डू वर्क ऑन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पर एक चार्ज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड मैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, you can say electric force apply करेगा on this charged object, and as a consequence it will change its kinetic energy। हो सकता है कि वो इसको एक्सेलरेट कर दे, हो सकता है वो इसको डी एक्सेलरेट कर दे। मान लो अगर ये चार्ज पार्टिकल पहले से मूव कर रहा होता तो हो सकता है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से लगाएं कि वो उसको डी एक्सेलरेट भी कर सके। Now this energy conversion is given by the following equation, which I want you to right now remember directly। ठीक है, because electrical work done का ये फॉर्मूला क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली आपको बस बता दे रहा हूँ that when such a situation is there, when a charged particle is under the influence of an external electric field or potential difference, it is accelerated or it can be deaccelerated, and the change in kinetic energy can be written as mod qv। ठीक है, मैं mod का सिंबल क्यों लगा रहा हूँ? mod का सिंबल मैं एक्चुअली अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। आप जब बाद में पढ़ोगे लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बारे में, तो यू विल फाइंड दैट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज जस्ट q into v। ठीक है, बट मैं यहाँ पर अपनी तरफ से ये मॉड का सिंबल लगा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू साइन कन्वेंशन राइट नाउ। ठीक है, अदरवाइज देयर इज दिस साइन कन्वेंशन व्हिच इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग वर्क, व्हेन डूइंग दीस कैलकुलेशंस। अभी के लिए आई एम जस्ट कीपिंग थिंग्स सिंपल। ठीक है, जितना भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो मॉड क्यूवी के बराबर लिख सकते हैं। सो अगर मैं इस लर्निंग को ऊपर के ही हमारे डेफिनेशन पे अप्लाई करूं तो कैसा रहेगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मॉड क्यूवी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हम 1 eV बोल रहे हैं। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है बिकॉज इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था। चार्ज का वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है। एसआई यूनिट्स में लिखा है हमने सब ये, चार्ज एसआई यूनिट्स में लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस एसआई यूनिट्स में लिखा है। तो यस, यू गेट द आंसर इन एसआई यूनिट्स ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19 joules, and that is what we are defining as 1 eV। समझ में आया? So why not -1.6? नहीं, सो -1.6, सो काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एज 1 eV। ठीक है, राइट हैंड साइड पर मैंने डेलिबरेटली साइन रिमूव करने की कोशिश करी है बिकॉज आई डोंट वांट टू टीच यू द साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल मूव कर रहा होगा, कैसे मूव कर रहा होगा, वो सारी डिटेल्स मैथमेटिकल वे में डिस्क्राइब करी जाती है थ्रू साइन कन्वेंशन, एंड वो आप फिजिक्स में सीखोगे बाद में। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी मैं जस्ट ये फॉर्मूला को यूज करना सिखाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली, जस्ट हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड दैट अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसको इन्फ्लुएंस करा जा सकता है बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस।
उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट भी करा जा सकता है, उस चार्ज पार्टिकल को डीएक्सेलरेट भी किया जा सकता है। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू और इलैबोरेट करूंगा, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, determine the kinetic energy in electron volts of alpha particle when it is accelerated from rest through a potential difference of 10 volts. So आंसर निकाल पाओगे आप? Correct. 20 EV would be the correct answer. कैसा करा आप लोगों ने? हाँ, EV में मैंने पूछा था, आप जूल्स में भी चाहिए तो आंसर कर सकते थे। यू अप्लाइड द सेम थॉट प्रोसेस दैट यू नो वी हैव एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इट इज एट रेस्ट एंड इसके अक्रॉस अब मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है, 10 EV का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, सॉरी नॉट 10 EV, सॉरी 10 वोल्ट्स का, EV तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। Now, do you remember alpha particle is positively charged? So if I ask you, alpha particle accelerate होकर किस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा? Negative. 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 Towards the negatively charged plate, है ना? Now, कितनी kinetic energy acquire कर लेगा? वो मैं कैसे बता रहा हूँ? I am using this formula. Delta K is equal to mod QB. ठीक है? Kinetic energy इनिशियल तो 0 है बिकॉज रेस्ट पे था, एंड चार्ज जो है वो कितना है? 2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, राइट? Why? No proton. Because that is what alpha particle is, no? Doubly charged helium plus, helium 2 plus, in fact helium 2 plus, हीलियम का जो न्यूक्लियाई होता है तो उसका चार्ज रहेगा 2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड 10 वोल्ट्स का आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है। तो अगर आप ऐसा यूनिट्स में वर्क कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 20 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। बट ईवी में अगर आपको आंसर करना है तो ये इतना जूल्स इज व्हाट इज 1 ईवी, राइट? सो यू राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 20 ईवी। So, हाँ, so can we say that the charge on a proton is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule? Oh, sorry, coulomb. of course, मतलब Okay. that is a value that I would ask you to remember. Yeah. Okay. ठीक है, alright. Now, having said this about एक दो क्वेश्चन और देखो, एंड मैं इनको थोड़ा सा ऑपोजिट वे में क्रिएट कर रहा हूँ। ऑपोजिट वे में कैसे? इन द सेंस दैट चलो मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ आपसे एक एक करके। लेट मी फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। सो
यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन है एंड इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है, एंड इसके अक्रॉस मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं such that it starts moving and acquires a final kinetic energy of say 5 eV. How much should be the potential difference that I should apply ताकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाए and it acquires a kinetic energy of 5 eV, right? इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको अप्लाई इस तरीके से कर रहा हूँ दैट मेरा पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। So you yes get the answer. It is going to be 5 eV, sorry 5 volts. ऐसा यहाँ पर you will be like writing that this kinetic energy is 5 eV, है ना? Kinetic energy final is equal to 5 eV, but अभी राइट हैंड साइड पे आपको कैसा चाहिए? SI यूनिट्स में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको वोल्ट्स में अप्लाई करना है। तो यू राइट ओवर हियर इज 5 eV is 5 into 1.6 into 10 की पावर minus 19 joules. You write down the charge of the electron as 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulombs, and the potential difference will be in the units of volts, है ना? तो ये वैल्यू कट जाएगा and you will get the answer as V is equal to 5 volts, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, अब लेट्स से एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। कुछ इस तरीके से पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन इन दिस वे दैट एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि हाँ, यू इग्नोर द साइन, यू डोंट वरी अबाउट दैट साइन। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, ऑलरेडी टेन ईवी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, एंड आई वांट इट टू कम टू रेस्ट। आई वांट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू बी 0, ठीक है, आई वांट टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस should I apply? And I'll call this potential difference as stopping potential because I want the electron to come to rest. Don't have time to read the newspaper? Don't. हाँ, 10 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर आ रहा है।
So you apply the same formula जो आपने अभी सीखा, that delta K is equal to mod QV. अब kinetic energy final 0 रहेगा, right? And initial आपको दिया हुआ है 10 eV है, right? So आपने 10 eV को जूल्स में पुट करा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करा, सॉल्व करा, एंड यहाँ पर आपका V का आंसर विद नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है? यू कम अप विद द आंसर इज नेगेटिव 10 वोल्ट्स. नाउ इसका मतलब ये नहीं है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? जो नेगेटिव साइन का है मीनिंग वो क्या है, दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन और स्टॉप द चार्ज पार्टिकल और डीएक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल. इस नेगेटिव साइन का बस आप इतना मीनिंग लेकर आगे बढ़ोगे, ठीक है? सर चार्ज क्योंकि मोड के अंदर है तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे ना. हाँ, ये मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन लेकर यूज कर रहा हूँ, दैट हमेशा आप लाइक राइट हैंड साइड पे सब कुछ पॉजिटिव ले लेना, बिकॉज मैंने मॉड का साइन लगा दिया, ठीक है? हाँ, नहीं वो पार्थव डिपेंड करेगा ना मैं कैसे अप्लाई करना चाह रहा हूँ. सो पार्थव का क्वेश्चन है, पार्थव हैज अ क्वेश्चन, लेट मी present it to others as well. So Parthav is asking, sir, why can't this 10 volt cause acceleration? Of course it can, depends upon मैंने कैसे लगाया है, ठीक है? मान लो अगर ये 10 volts मैंने ऐसे लगाया होता, राइट? ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है ना? इस तरीके से लगाया होता, तो will this de-accelerate the electron or accelerate the electron? क्योंकि जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ. अगर मैंने ये ऑपोजिट वे में लगाया होता, ठीक है, रादर देन अप्लाइंग इट इन दिस वे, मैंने इस तरीके से अप्लाई करा होता, तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता, इस इलेक्ट्रॉन को डीएक्सेलरेट करता है ना? सो ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है ना, दैट नेगेटिव साइन इज समथिंग व्हिच इज हाइलाइटिंग द फैक्ट दैट हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से लगाना है कि ये डीएक्सेलरेट करे, ये स्टॉप करे, ठीक है? अदरवाइज ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक -10 वोल्ट्स. मतलब आप बाजार में जब बैटरी खरीदने जाते हो, बी इट फॉर योर रिमोट, फॉर योर अदर डिवाइसेस, तो आपको मार्केट में ऐसा थोड़ा ना मिलता है कि -1.5 वोल्ट का चाहिए, -6 वोल्ट का बैटरी चाहिए. यू जस्ट गेट अ मैग्नीट्यूड, करेक्ट? कितने वोल्ट्स का बैटरी चाहिए, समझ में आया? ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ इसके लिए है, बिकॉज इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी आर अप्लाइंग टू स्टॉप द मूविंग चार्ज पार्टिकल. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Sir, can you just show how the voltage is placed for deacceleration case? हाँ बिल्कुल, आपको सिंपल सोचना है ना. ये इलेक्ट्रॉन अभी किधर जा रहा है? On the right side. Towards the right side. अगर मुझे इसको एक्सेलरेट, Positive side. है ना? हाँ, अगर मुझे एक्सेलरेट करना हो, ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने बताया नहीं ना. अभी मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है और मुझे इसको अगर एक्सेलरेट करना है, तो फिर आई विल कीप पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट इन दिस मैनर, तो उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा. और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को डीएक्सेलरेट करना है, तो फिर मैं पॉजिटिव प्लेट इधर और नेगेटिव प्लेट राइट हैंड साइड रखूंगा. Why? Because
ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक ये तो आपको पता ही है ना. So basically when the electron is having to go in a direction opposite to which it is, so it's retardation, right? हाँ. Okay. Now अब समझना. Okay, then there is a funny doubt that has come. ये like the doubt is a bit strange. I don't know how to answer this doubt. What will happen if final Ke and initial Ke are same? मतलब Chitraksh, can you explain more? Like what do I mean by when final Ke and initial Ke are same? तो it is as good as कि मैंने यहाँ पर कुछ potential difference apply नहीं करा. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? A particle in motion will continue to be in motion in whatever state of inertia it is in. तो वो चलता जाएगा मतलब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? उसका काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगा ना जब मैं उस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं ना. समझ में आया? Yes, sir. I understood. ओके. सो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वर्ड है जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया और समझा, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड को मैं अब थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो लेट्स से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है? Yes, sir. राइट. एक बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन कैसा रहता था? एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाए, वर्क फंक्शन मिल जाए, तो आप के मैक्स ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो. Yes, sir. ठीक है. अब यहां पर नोटिस करना, इन दिस क्वेश्चन मैंने यहां पर एक बैटरी अप्लाई करी है. ठीक है, ये बैटरी मैंने यहां पर अप्लाई करी है. एंड ये बैटरी जो है वो मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूं, एक बार के लिए लेट मी जस्ट कीप दिस एज अ बॉक्स. मैं इसको कुछ भी डिटेल आउट कर ही नहीं रहा हूं. ठीक है, मैंने यहाँ पर बैटरी अप्लाई करी है और ये बैटरी का पर्पस क्या है? द बैटरी इज टू प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स. So if I ask you to calculate that how much potential difference का बैटरी should I apply, तो आप वैसी कैलकुलेशन मुझे करके बता सकते हो? कर सकते हो ना? एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स से दिस इज द सेटअप. ठीक है, मैं जूम आउट करके इलैबोरेट करता हूं. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है जिसमें रेडिएशन आ रहा है 1240 एंगस्ट्रॉम का ऑन अ मेटल प्लेट जिसका वर्क फंक्शन 2 eV है. कैन यू टेल मी हाउ मच potential difference should be applied through this battery to stop photocurrent, to stop the electrons from reaching the other side?
हाँ करेक्ट खुश, राइट राजवीर, राइट चित्राक्ष, राइट मुर्तजा, राइट देव। समझ में आ रहा है आप लोगों को दैट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन से आप पहले इलेक्ट्रॉन का के मैक्स निकाल लोगे, है ना? And as simple the calculation is, you can see that the Ke max value comes out to be 8 eV. And now you apply the same formula जो अपन ने ऊपर स्टडी किया है, राइट? अपन ने क्या स्टडी किया है? डेल्टा Ke is equal to mod QV. If we apply पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, है कि नहीं? एंड दैट कैन बी रिटन बाय डेल्टा Ke is equal to mod QV. Now what is it that we want finally? We want the electron to be at rest. Finally we don't want it to reach the other side. हमको stop करना है ना इलेक्ट्रॉन को. We wish to stop electron, right? As a consequence I can write that the final kinetic energy is 0. What is the initial kinetic energy? 8 eV, यानी कि 8 into 1.6 into 10 की power minus 19 joules is equal to QV. Charge of electron is minus 1.6 into 10 की power minus 19 and V आपको निकालना है. तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका V का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 volt. Right? It will come with a negative sign. You will say it will come out to be minus 8 volts, but that minus means what? That we have done this to stop the electron. ठीक है, मैं इस तरीके से अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा that electron stop हो जाए. मैं इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे डिफाइन करूंगा, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव साइड में इस तरीके से डिफाइन करूंगा, राइट? आई वुड कीप नेगेटिव हेयर एंड पॉजिटिव हेयर ताकि इलेक्ट्रॉन जो भी राइट से लेफ्ट जा रहे थे वो स्टॉप हो जाए. समझ में आया? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है और आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? सो यू हैव एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, which is moving with the initial kinetic energy of 5 eV, and I'm asking you this question that what should be the stopping potential for this alpha particle? How much potential difference should be applied to stop this alpha particle? दुर्गेश आपका सही है, मुर्तजा नहीं, नॉट करेक्ट. फैनल आपका करेक्ट है, खुश नॉट करेक्ट. अच्छा नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, माय बैड. नहीं नहीं, मुर्तजा आपका सही है,
खुश आपका सही है, दुर्गेश फैनल आपका इनकरेक्ट है, माय बैड। हाँ, 2.5 volts is the correct answer and with a negative sign because like यहाँ पर as you can see हम लोग stop करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन। right, same simple formula मैं apply करता हूँ। The only catch over here is that alpha particle जो है उसका जो चार्ज है वो 2 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। So based on that, you get the answer that V is equal to minus 2.5 volts. That minus sign is just saying that we are applying it to stop the particle. समझ में आया? ठीक है, I think now almost everyone gets this. जिसका आंसर 10 आ रहा था, I think उन्होंने careless mistake कर दी. Like ये 2 को इस तरफ multiply कर दिया. Careless error avoid करना. ठीक है, ऑल राइट। नाउ अब लेट मी गेट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यूमेरिकल एनालिसिस तो हमने काफी सारा कर लिया है। अब मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर सब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाह रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एंड इट इज सिंपली स्पीकिंग कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। नाउ डू यू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? व्हाट कॉजेस दिस एक्सपेरिमेंट? Incident light rays. The incident radiation. And what is the outcome? What is the effect that we see? Ejection of electron. Photo current. Electrons are ejected. Removal of electrons. That is what the outcome is. अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं cause को change करूँ, cause के कुछ पैरामीटर्स, कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करूँ, तो इफेक्ट पर क्या असर आएगा? That is what I want to do as an analysis over here. ठीक है, so what are those parameters which I want to change, which I want to study? एक एक करके नोटिस करना। मैं रेडिएशन का जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑल्टर कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी, एंड व्हेन आई से इंटेंसिटी I always mean number of photons. ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको याद है, इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एंड ये जो एनर्जी है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। तो जब भी मैं इंटेंसिटी कम ज्यादा करने की बात कर रहा हूँ, आई विल बी ऑलवेज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स बीइंग इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। That is how my discussion would be. ठीक है, now इसकी वजह से ejected electrons पर कैसा फर्क पड़ेगा? Like when I would say ejected electrons, so I would talk about their K max, that what will happen to their maximum kinetic energy value, and what will happen to the photocurrent. When I talk about photocurrent, I basically mean number of ejected electron. Okay, that is what I will be referring to. ठीक है, ये मैं ऐसे और लिखता हूँ। आई थिंक अब तक तो आपको आदत पड़ी गई होगी देख के समझने की। तो अब मैं पहला एनालिसिस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज नहीं करूंगा, आई लेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स बी व्हाट दे आर। मैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन की वेवलेंथ को चेंज करूंगा, एंड
उसकी वजह से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड फोटो करंट, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद यू ओनली. आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट विल हैपन टू के मैक्स? It will increase. Increase. It will increase. राइट? किसी को कोई और डाउट है? मतलब लाइक डू यू हैव सम अदर आंसर इन माइंड? ठीक है, बिकॉज मुझे तो ऐसा ही लग रहा है दैट काइनेटिक एनर्जी शुड, के मैक्स का वैल्यू शुड इंक्रीज. नाउ व्हाई शुड इट इंक्रीज? ये भी Because हम, energy. हाँ, हम लोग सब्जेक्टिव तरीके से भी सोच सकते हैं या फिर न्यूमेरिकली भी सोच सकते हैं. सब्जेक्टिव तरीका कैसा रहेगा? इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज हैपनिंग इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, the energy of photon was being used in two ways. One to eject electrons and the remaining was imparted as kinetic energy, है ना? अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो तो मेटल पे डिपेंड करता है, कौन सा मेटल यूज हो रहा है. तो अगर मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ा दूंगा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना. दैट विल बी द सिंपल अंडरस्टैंडिंग, है कि नहीं? And this is something which you can also now study and understand numerically as well. ठीक है, आपके सामने इक्वेशन भी है, राइट? H nu is equal to एक सेकेंड दो, just give me 1 second. H nu is equal to H nu naught plus K max, राइट? तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो मेरा K max का वैल्यू भी बढ़ जा रहा है, करेक्ट? समझ में आया? Yes, yes. अच्छा, अगर मैं आपको अब एक क्वेश्चन पूछूं दैट कैन यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन K max एंड फ्रीक्वेंसी, तो वो कैसा रहेगा? Straight line. और थोड़ी डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का तो फीचर यही होता है ना, मुर्तज़ा का स्लोप इज कांस्टेंट, बट और थोड़ी डिटेल्स ऑफ द ग्राफ. Sir, first it will be little curved because work function is also to be there, and then increase राइट? constantly. करेक्ट. मतलब ऐसा है दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो ये इक्वेशन ही एप्लीकेबल नहीं है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो कैसा है? काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा होगा ना. एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बाद में अब ये इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगा, एंड जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, राइट? Will it increase in this way? Will it increase in this way? Will it increase in this way? वो कैसा होता है? वो मैथमेटिकली दिखता है. We can see यहाँ पर the answer would be linear variation, right? क्यों? Because ये आपका जो y एक्सिस पर हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ये y एक्सिस पर है, और जो x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, दे आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर.
hence the equation would be a straight line equation, है ना? इसको हम लोग कैसा बोलते हैं, ये जो y is equal to mx plus c होता है, is a straight line equation, right? जहां पर m represent करता है उसका slope एंड ये जो c पार्ट है ये represent करता है इसका y intercept, ठीक है? तो ये ऐसा ही यहाँ पे ग्राफ रहेगा, इसका स्लोप जो रहेगा tan थीटा जिसको हम कहते हैं, राइट? ये जो थीटा एंगल रहता है, ये आप लोगों ने अभी, आपको पता है ना स्लोप tan थीटा होता है, Hi, sir. Yes, sir. so that tan theta will be equal to h, and जहां पर ये ग्राफ लाइक वैसे तो ये जीरो रहेगा बिफोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट अगर मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके एक्सटेंड भी करूंगा तो ये y एक्सिस को जहां पे कट करता है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। ये आपको h न्यू नॉट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये ग्राफ समझ में आया? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? Sir, हाँ बोलो। sir, can you repeat again why initially it'll be on the x-axis as a flat threshold of? आप देखो ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हो रहा है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं हो रहे ना। Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर के मैक्स तो जीरो रहेगा, लाइक ये इक्वेशन ही एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ये इक्वेशन कब अप्लाई होना शुरू हो जाएगी? जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे होंगे तभी तो ये इक्वेशन अप्लाई होगी। Okay, sir, got it. Thank you. But you said that the removal of electrons is instant. क्या कह रहे हो दिव्या? So you said that means that removal of electrons is instant. अच्छा, तो ये तो आपने मुझे आंसर बताया अबाउट द इफेक्ट ऑन के मैक्स। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोटो करंट? इसके बारे में एनी गेस? इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, will the photo current increase, decrease or remain the same? Increase. Any other answer? Sir, I guess Sir, remain same. because K Sir, is remain increasing, then same. Q will also increase. एक करके बोलो, पहले मुर्तजा आप बोल दो। Sir, because K is increasing, so K is equal to QV. So Q will also increase. K is equal to QV, वो तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे उससे इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट करा सकते हैं, ठीक है? दैट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फोटो करंट। द फोटो करंट इन दिस सर्किट विल बी बिकॉज ऑफ द count of electrons, the number of electrons that will be going from one direction to other direction. और किसी का कुछ explanation? और भी कोई बोल रहा था, I think मृणाल आप बोल रहे थे। Yes, so it will remain the same. There will be no change in the number of ejected electrons. There will be no change in the number of ejected electrons. ठीक है, that is actually the correct answer. कैसे अब यहाँ पे नोटिस करना? So when frequency is increased, but the photons are unchanged. ठीक है, नोटिस करना है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर मैंने ऐसे लिखा था, I will modify lambda or wavelength while keeping the number of photons unchanged. So if I increase frequency, ठीक है, but keep the number of photons unchanged,
then the number of ejected electrons is also unchanged. Why? Because you remember ये पूरा डिस्कशन कैसा था? The entire discussion was one photon, one electron discussion, right? This is what quantum theory of light had explained to us. तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं कर रहा हूं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज नहीं होंगे एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस फोटो करंट भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम. हाँ, अभी एक डाउट जरूर आ सकता है आपको. किसी को आ रहा है कोई डाउट? कोई कुछ चीज पॉइंट आउट करना चाहेगा? So, but if you're saying that if the frequency is increasing, so energy will also increase, and energy is of the photon is nh mu. So basically, the number of photons will also increase, right? नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं इंक्रीज कर रहे. ये जो मैंने इसीलिए ऊपर यहाँ पर बताया आपको कि जब भी मैं इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, it is the number of photons that are being changed. Frequency is kept constant. So, हाँ, so as the energy changes, the number of photons will be the same, but the kinetic energy they have will increase. So if the kinetic energy will increase, the speed will increase. So won't more photons pass through a certain point? more electrons. Electrons, sorry, yes. है ना? So मैं एक बार राइट बहुत सही सोचा आपने ध्रुव. ठीक है, तो मैं ध्रुव का क्वेश्चन बता देता हूँ सबको. सो ध्रुव इज सेइंग कि सर आपकी बात मानी, ठीक है, मे बी आप जो कह रहे हो कि ठीक है मान लो 100 फोटॉन्स हमने स्ट्राइक करे एंड यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, ठीक है, एंड दैट नंबर इज नॉट चेंजिंग. सो आप कह रहे हो कि फोटो करंट चेंज नहीं होगा, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से तो करंट चेंज होना चाहिए, बिकॉज करंट इज व्हाट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? द चार्ज दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम. ये सीखा है ना आपने ये? Yes, sir. So what Dhruv is saying कि न्यूमरेटर मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि सेम चार्ज आ रहा है, बट अब वो कम टाइम में आ रहा है ना, तो फोटो करंट तो बढ़ना चाहिए. डाउट समझ में आया सबको ध्रुव का? Yes, sir. ना, आपका सोचना सही डायरेक्शन में है ध्रुव, बट द थिंग इज दैट दिस experiment happens almost instantaneously. Like that factor of time is so negligibly small that उसका impact experimentally नहीं देखने को मिलता है. तो आपने जो पॉइंट बोला वो एकदम सही बोला, ठीक है, बट आई हैव अ नोट फॉर यू which is in this way that the increased speed of ejected electron has a negligible impact on photo current, because ये जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो रहा है. जो वो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑलरेडी इतनी हाई स्पीड्स में जा रहे थे that the change in the time taken to reach the other side isn't really much of a impactful factor. Okay, sir, thank you.
practical purposes we say that the photo current is unchanged. ठीक है. अच्छा, अगर अब मैं आपको एक ग्राफ बनाने के लिए बोलूं, if you were to draw a graph of photo current versus frequency, तो वो ग्राफ कैसा रहना चाहिए? If I was to do, imagine this graph. How would it look like? Parallel to Parallel x-axis. to So it x-axis. will increase and it will gain the same height. Sir, parallel to the y-axis. Yes, sir. Y-axis. ठीक है, ठीक है. So parallel to x-axis, Yes, sir. है ना? So you will be like कि सर threshold frequency तक तो कुछ भी नहीं होगा. Like इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं हो रहे हैं तो फोटो करंट भी नहीं होगा. एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो. ठीक है, दैट जितने फोटॉन्स इजेक्ट करा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसके हिसाब से फोटो करंट होगा. एंड ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर Frequency does not depend on this. हाँ, ठीक है. However, थोड़ा सा मैं इसमें और एक एडिशनल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. दैट एडिशनल डिटेल इज इन द फॉलोइंग वे कि जब आप बुक्स में ये ग्राफ देखोगे, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड बुक आप जब उठाओगे और उसमें अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ ऐसा नहीं दिखता, डिसकंटिन्यूअस सा नहीं दिखता कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर डॉट 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 और फिर दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन. ऐसा नहीं दिखाता है बुक्स में जनरली. बुक्स में कैसा रहता है? बुक्स में ये ग्राफ कुछ एक ऐसा कर्व जैसा दिखाते हैं कि हाँ थ्रेशोल्ड तक 0 है और उसके बाद देन इट इंक्रीजेस बट देन इट सैचुरेट्स. सैचुरेट्स मतलब it becomes then parallel to the x-axis. ऐसा ग्राफ दिखाता है. So I would say that जो discontinuous ग्राफ है डॉट 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 वाला, वो actually theoretically drawn ग्राफ है. Practically जो experimentally observe होगा वो yes, it would be a continuous graph only, discontinuous नहीं होगा, continuous ही होगा and इस तरीके से saturate हो जाएगा. ठीक है, शार्प इंक्रीज करके सैचुरेट हो जाएगा. नाउ सर आपने बोला कि द एक्सपेरिमेंट हैपेंस इन अ वेरी फास्ट टाइम, तो फिर उन लोग को कैसे समझ आया कि ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है? नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ ग्राफ जहां पे टाइम इज एनी प्लेइंग एनी रोल. यहाँ पर ये मेटल प्लेट है, ये रेडिएशन है और ये फोटो करंट का वैल्यू डिटेक्ट हो रहा है. ठीक है, मैंने फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगाई. व्हाट इज द फोटो करंट? 0. यस सर. मैं एक्सपेरिमेंट 1 मिनट तक चलाऊं, 10 मिनट तक चलाऊं, डजंट मैटर. ठीक है, ओके ओके सर. इसमें टाइम का फैक्टर नहीं दिख रहा है. Sir, in the graph, नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोल. So, in the graph, why is photocurrent the dependent unit and frequency the main unit? Frequency is on the x-axis, photo current is on the y-axis. अब क्या? Yes, sir. Why is that so? हाँ? Why is that so? नहीं, ये तो मेरी इच्छा है. मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ कि आई एम कीपिंग फोटो करंट ऑन वाई एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस. आपको चाहिए तो आप उल्टा कर दो, आपकी इच्छा है. Okay, sir. तो बोला है कि ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो. Okay, sir, got it. हाँ, सो कोई मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहेगा दैट व्हाई लाइक दिस इज कमिंग लाइक एक्सपेरिमेंटली, ऐसा क्यों दिख रहा है? कैन एनीवन वांट टू एक्सप्लेन दिस ट्रांजिशन, दिस
like increase from 0 to some saturation current value. हाँ, कुछ आ रहा है एक्सप्लेनेशन? चलो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, मे बी यू विल बी एबल टू गेट एन आंसर टू दिस, दैट ऐसा क्यों हो रहा है. सो लेट्स टेक सम रैंडम नंबर्स. ये आपका मेटल प्लेट है, ठीक है, इस पर फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहे हैं. अब मान लो मैं 100 फोटॉन्स थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं? 0. 0. ठीक है. अब मान लो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है, या उससे थोड़ा ज्यादा भी मान लो, थोड़ी सी ज्यादा मान लो, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो गए, है ना. से 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए 100 फोटॉन से. नाउ my question to you is that are all these electrons able to reach the other side? Do all of them have good enough kinetic energy? ठीक है, kinetic No, energy sir. होगा, No, sir. वो No, Ke max की रेंज में होगा kinetic energy, है ना. Yes, sir. कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो कि एनर्जी लूज कर गए होंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन, राइट. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो के मैक्स के बराबर होगी, कम भी हो सकती है. एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ देम रीच द अदर साइड. ठीक है, तो मान लो 100 में से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ही रीच कर पाए, ठीक है. तो दैट इज वाई मुझे जो करंट ऑब्जर्व होगा वो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन जितना करंट नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन जितना ही ऑब्जर्व हो पा रहा है. हेंस अ स्मॉलर वैल्यू जस्ट आफ्टर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ा रहा हूं तो मेरी जो के मैक्स की वैल्यू है वो बढ़ रही है ना. तो now the chances of more electrons reaching the other side increases, है कि नहीं. हाँ सर. So say 10 की जगह 20 इलेक्ट्रॉन्स रीच कर गए ऑपोजिट साइड, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस मेरा फोटो करंट भी थोड़ा सा बढ़ गया, 20 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से थोड़ा सा और बढ़ गया. बट बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा हूं, इवेंचुअली तो मेरा ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो ही जाएगा ना. क्यों? के मैक्स पे आ जाएगा इसलिए. बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल थे टू रीच द अदर साइड वो सबके सब मैं पहुंचा रहा हूँ, मैं इतनी काइनेटिक एनर्जी उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट ऑलमोस्ट लाइक 100 या 99 इलेक्ट्रॉन्स लाइक ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, एंड उनकी वजह से मुझे करंट ऑब्जर्व हो रहा है. अब फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लाइक मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, which is the main factor in deciding the photo current, वो तो नहीं बढ़ रहा है. तो मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल.
समझ में आए? ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है that why practically the graph is not a discontinuous one, ठीक है, बट एक ऐसा कनेक्शन रहता है, and वो कनेक्शन is the practical aspect of the experiment that एकाएक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड या ऑपोजिट प्लेट पे नहीं पहुंच जाते, उनको थोड़ा और एनर्जी लगता है so as to be able to reach the other side, all of them. समझ में आया? Sir, can you explain the last part when you said that at one point the graph will become horizontal? Because 100 photons के corresponding 100 electrons eject हो रहे हैं and say all of them are capable to be able to reach the other side. इतना उनके पास में एनर्जी आ गया है, किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज्यादा होगा, बट what I'm saying is that मोटा मोटा they have this much sufficient energy that they are able to reach the opposite side. तो अब I have a saturation current, like I have a maximum current that can be obtained. अब अगर मुझे करंट बढ़ाना है तो मुझे like number of photons बढ़ाने पड़ेंगे ताकि more electrons get ejected and more current is observed. Otherwise, if I keep the number of photons unchanged, then the number of electrons that are reaching the other side is also almost unchanged and photocurrent is also almost unchanged. Okay, got it. And this was happening when you were increasing the frequency, right? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप मुझे एक और एनालिसिस करके बता के समझा सकते हो व्हाट विल हैपन इफ आई कीप फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड. ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही है, ठीक है, बट आई इंक्रीज द intensity, and when I say intensity I always mean number of photons. ठीक है, that means number of photons बढ़ा रहा हूं. If I do that, then what will happen to Ke max and what will happen to photocurrent? हाँ, correct man. Correct. So यहाँ पर कैसा रहेगा? Ke max will remain the same. Why? Because Ke max depends only on frequency, which we are not changing. Okay, Ke max जो है, the maximum kinetic energy that can be acquired by the electrons, that remains unchanged. The photocurrent is definitely going to increase.
Why? Because more photons, more electrons, more will be the photo current. ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, मैं एक आंसर रब कर देता हूँ. ठीक है, लेट्स डिस्कस 2 questions. Doubt. हाँ बोलो. Why will K max will remain same? Because K max कैसे निकाला जाता है बताओ? See, I am not saying that each and every electron का kinetic energy would remain the same. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ जो theoretically हमने maximum possible kinetic energy निकाला हुआ है, which is h nu minus phi, वो value थोड़ा ना change करेगा. Because metal भी change नहीं कर रहा है, frequency भी change नहीं कर रहा है. समझे? Sir, but the photon after photon after ejecting the electrons take part in that kinetic energy. Okay. So it will not increase the kinetic energy. नहीं, so number of photon बढ़ाने से नहीं फर्क पड़ा ना. एक individual photon से individual electron eject हो रहा है. ठीक है, मान लो 100, जैसे मैंने आपको बताया 100 फोटोन से, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, एंड इनमें से कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. एक रेंज है 0 से कहां तक? K max तक. ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो K max की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी ना, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ फोटोन. That is not changing. ये जरूर हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, कुछ की बढ़ जाए, बट वो रहने वाली इसी रेंज में ही है, 0 से K max के बीच में. Okay. But sir, why will the photon current increase with the number of photons? Because someone said yesterday, one photon will displace the given electron and then the next photon will have to displace the next thing and they won't work together. So why will it increase? नहीं. It is happening at a simple level ना. Photon is ejecting electron. मान लो ये metal plate है, ठीक है, ये metal plate पर billions and trillions and millions कितने atoms होंगे. अब मैं photons यहाँ पे strike कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने 100 photons strike करे तो 100 electron eject हो रहे हैं. 200 photons strike कर रहा हूँ तो 200 electron eject हो रहे होंगे. ठीक है, although it is never a direct relationship, मतलब there is a term called as photon efficiency, but वो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ. ठीक है, that is not required right now, but the number of photons are going to govern the number of electrons ejected. Yes, sir. Yes, sir, got it. समझ में? ठीक, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो. क्या आ रहा है आंसर? Correct. Option D is the right answer. देखो ना, Y जो है वो क्या है? Y is the photo current, या you can say number of electrons ejected. तो वो तो जब
अगर हम इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ जाएंगे, एंड जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू है या के मैक्स वैल्यू है, उन पे फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड. So won't Y be doubled? नहीं, like not a guarantee. It will increase, but wouldn't for sure say doubled. If we had an option like Y will be doubled but Z will remain same, so would we choose that? हाँ, मतलब अगर if you are constrained in that way, then go for that. Otherwise, I would not give it in a guaranteed manner saying कि double ही हो जाएगा. ठीक है, ये एनालिसिस समझ में आया आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, ग्रेट. तो आज के लिए यहीं तक करते हैं अपना डिस्कशन. ठीक है, देन फिर इसके आगे मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस दूंगा टू ट्राई एंड वर्क ऑन, एंड देन आई थिंक वी डू हैव वन मोर क्लास दिस वीक, नो? Yeah, so two more. Yes, sir. 2 और है ना? But you said Saturday is our doubt lecture. हाँ, तो मैं कब है अपना नेक्स्ट क्लास? Tomorrow. इट इज Day after, I think. टुमारो ही है, सुबह 8 बजे है कल. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ा के प्रैक्टिस करा के फिर इसमें से और क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है, ताकि देन सैटरडे की क्लास में हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लें. ठीक है? Yes, sir. चलो, ऑल राइट. हाँ, क्या कह रहे हो ध्रुव? We know that due to collision the energy of electron decreases, but can an electron impart some of its energy as a push to another electron? And like, see ध्रुव, आपका जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर मैं सिंपल वर्ड्स में देता हूँ. इट इज पॉसिबल बट हाईली इम्प्रोबेबल. ठीक है, दैट इज द आंसर टू इट. दैट यू कैन से कि ऐसा हो सकता है. आई एम नॉट डिनाइंग कि ऐसा नहीं हो सकता है. इनफैक्ट देयर आर मेनी अदर फनी थिंग्स दैट आल्सो हैपन इन दिस एक्सपेरिमेंट. इट्स नॉट जस्ट दिस सिंपल थिंग दैट आई एम जस्ट सेइंग टू यू. Okay, sir. Thank you. ठीक है, चलो, ऑल राइट. एनी अदर क्वेश्चन? What do you mean by lambda is less than lambda naught? मतलब लाइक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नीचे है, यानी कि फोटो करंट होगा. जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर होना चाहिए ना? Yes, sir. Yeah, sorry, I didn't understand what you said. If we get an option same as the one here, D, and if we get an option which says that Y will be doubled but Z will remain same, so which one of the two do we choose? अगर ऐसा है then I would say go for Y will increase, not doubled वाला मत choose करना. Okay, thank you. ठीक है, हाँ बोलो ना यश, क्या डाउट है? Sir, I had a doubt that when a photon ejects an electron, so what will happen to that photon afterwards? नहीं, it's a form of energy. मतलब that photon is energy का particle ना, right? It is like you can say it's a unit of energy. That energy gets absorbed by the electron, and it is something then used up by that electron in coming out. ठीक है, मतलब it is like, I would not say analogy, it is not a proper analogy, but the food you eat essentially gets converted into energy which you can then use in some other ways. So this is a conversion of energy that is happening. That electron is getting taken up by the electron, photon is getting taken up by the electron, and then
that energy is imparted as kinetic energy to the ejected electron. Although there are 3-4 other funny things that, not I should not say funny, but interesting things that happen, but वो अपने syllabus में नहीं है. मतलब आप जैसे अगर general Google पे डालोगे ना photon electron interaction, ठीक है, मान लो out of curiosity आप डाल रहे हो photon electron interaction, so there are some 4-5 things that are in our literature that are studied and understood that this is how photon electron interact with each other. उनमें से 2 ही हमारे syllabus में जो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है. There are some other things also which do happen. उनको ऐसे रेले या कॉम्पटन स्कैटरिंग ऐसे टॉपिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, बट वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है. Okay, sir. I had one more doubt as well. So one photon can eject only one electron. हाँ. Although again having said that, क्या मल्टीपल फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकते हैं? Is it a possibility? The answer is yes. There are research papers on it as well, but it is rare. It is improbable. It is possible, but improbable. And that is where is experiment में it isn't something that we go ahead and discuss. It doesn't really mean much at our syllabus का level to study that. हाँ, आप ये बोलो कि नहीं मुझे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही घुस जाना है, इसी में PhD करनी है and इसकी बारीकी को समझना है, and maybe that will help me unravel some new truth about the universe, then you are more than welcome to pursue this as a career path going forward. But अभी के लिए I would advise that restrict yourself to JEE का syllabus, ताकि बहुत सारी चीजें और हैं जो हम कर सकें. Sir, can I ask one more doubt or should I just? फटाफट बोलो. Sir, if suppose that it is one atom which has very low IP, example cesium. So if we take one photon, it has sufficient energy. So can it eject 2 electrons from the same atom? नहीं. Doesn't happen. वो जो एक फोटॉन absorb करा इलेक्ट्रॉन ने, उसकी बची हुई एनर्जी it gets imparted as kinetic energy to the ejected electron. Okay, sir. ठीक है. चलो, all right. Thank you guys. Take care. Bye bye.